अध्यक्ष जी, अभी देश में 14,500 स्कूल में से 13,000 से ज़्यादा स्कूल में ये क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसकी आपने सही कहा, इसको जब सोचा गया था, ये एक एग्जाम्पलर स्कूल्स, एक प्रेरक स्कूल के रूप में खोला गया था। देश में ऐसे तो 15 लाख स्कूल है, लेकिन उसमें से 1% स्कूल प्रेरक स्कूल है। हब एंड स्पोक मॉडल पे देश में एक इम्पैक्ट डाले, ये एक अच्छा प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। श्री कालीचरण सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पांकी विधानसभा क्षेत्र जो आकांक्षी जिला पलामू के अंतर्गत आता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी पीएम श्री विद्यालय से वंचित है। हाल ही में स्वीकृत 57 नए केंद्रीय विद्यालयों जिनमें आकांक्षी जिलों को प्राथमिकताएं दी गई है, उसमें पांकी क्षेत्र को भी शामिल करने की संभावना है क्या? अध्यक्ष जी, मैं व्यक्तिगत रूप में सदस्य जी से जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, मैं उनको समाधान करने की कोशिश करूंगा। श्री राजीव राय। थैंक यू सर। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पीएम श्री विद्यालय खोलने का क्राइटेरिया क्या है, कभी ऑडिट होता है क्या, कि अगर नॉर्म्स के हिसाब से है या नहीं है। उदाहरण में अपने यहाँ गया था तो बड़ी दुर्व्यवस्था थी, अनुरोध पर हुआ, और जहाँ 30-30 सालों से कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला है, आबादी कई गुना बढ़ गई है, वहाँ कोई नया विद्यालय खोलने का विचार है क्या? अध्यक्ष जी, विषय पीएम श्री स्कूल को लेकर संबंधित है। केंद्रीय विद्यालय एक अलग विषय है। पीएम श्री स्कूल को खोलने की व्यवस्थित क्राइटेरिया है। उसकी ग्रामीण इलाका में एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है, शहरी इलाका में एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। एक फॉर्मेट पब्लिक डोमेन में है, सारे स्कूल्स उसमें अप्लाई करते हैं, उसकी एक मूल्यांकन होती है। स्टेट गवर्नमेंट उसको भारत सरकार को समीक्षा करके भेजती है। ग्रामीण इलाका में 60% अगर वो क्राइटेरिया में वेटेज रहता है, उसको चयन किया जाता है। शहरों में 70% की। अभी तक 100% मैं कह सकता हूँ पारदर्शी तरीके से उसकी हुआ है। अगर कोई विषय छूटा है तो फिर उस राज्य सरकार के माध्यम से आएगा तो हम उसको देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का अलग विषय है। क्वेश्चन नंबर 28 श्रीमती कलाबेन देलकर। श्री संदीपन राव भूमरे। श्री पप्पू यादव। 23 नो। वीरेंद्र सिंह जी। पीएम श्री योजना के तहत सवाल पर अनुपूरक पूछने के लिए माननीय मंत्री जी के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था। ये पीएम श्री है जी, पीएम श्री। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैं इनके चैम्बर में गया था, सहृदयता पूर्व माननीय मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि हमारा जनपद चंदौली जो आकांक्षी जिला है, वहाँ पर एक पीएम श्री स्कूल कहीं से खोज करके अपने स्टाफ को आपने आदेश किया था। मैं सदन में आपसे पूछना चाहता हूं कि वही चीज़ आप हमको सदन के समक्ष कह देते तो आपकी बड़ी कृपा होती है। धन्यवाद। मैंने मित्र राजीव राय जी के प्रश्न में उसकी उत्तर दिया है। एक प्रक्रिया हुआ है। जब मेरे साथ कोई अध्यक्ष जी मेरे मित्र आएंगे तो उनको थोड़ी मैं कड़वी बात कह के छोड़ दूंगा, उनको कहूंगा देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा। लेकिन मैं अभी फिर भी कहता हूं वीरेंद्र सिंह जी की बात को मैं राज्य सरकार तक पहुंचाऊंगी। अगर उनकी स्कूल क्राइटेरिया में आता है, हमें गर्व होगा, अच्छा लगेगा उसको मदद करने में। क्वेश्चन नंबर 24 श्री राजा राम सिंह। 24 माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सदन की पटल में रखा गया है। ऑनरेबल मेंबर महोदय, उत्तर हमने देखा है और आवंटन 23-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 5482 करोड़ और अब हो गया वो 4498 करोड़, तो घटता गया है राशि राष्ट्रीय स्तर पर। तो कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति इसी से समझ में आ जाती है कि वो उसके और उन्नयन के लिए काम नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि बच्चियां जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उनके आधुनिक शिक्षा पर, आधुनिक तकनीक पर, एआई पर, तमाम क्षेत्रों में विकास के लिए और ज़्यादा फंड एलोकेशन की ज़रूरत है, उसको घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मंत्री जी इसको बढ़ा करके एक क्वालिटी एजुकेशन देने का इरादा रखते हैं?
अध्यक्ष जी, एक तो 25-26 की वित्तीय वर्ष साल खत्म होने में और 2 महीना बाकी है। अभी तक जितना खर्चा है उसको हमने विवरण दिया है। इसकी कोई कारण नहीं है वित्तीय प्रबंधन घटाने के लिए। राज्य सरकार जैसे जैसे हमको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की डिमांड पेश करती रहती है, रिकरिंग खर्चे के हम उसको प्रेषित करते रहते हैं, उपस्थापित करते रहते हैं। अगर बाकी रहा बच्चियों की पढ़ाई के बारे में, मैं इस पवित्र सदन को एक सुखद संवाद जो कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के एक दायित्व को उन्होंने स्थापित किया है। देश में बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो रही। इन दिनों में स्कूलों में लड़कों की तुलना में GR में लड़की अच्छा आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत देश के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां स्टेम एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी बीते कल बजट में भारत की सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है। काले बजट उसके एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ऑनरेबल मेंबर महोदय, मेरे गांव में भी दाऊद नगर औरंगाबाद जिले का प्रखंड का कस्तूरबा विद्यालय है और इस नाते मैं क्लोजली उस स्थिति को जानता हूं कि अभी भी मनोरंजन कक्ष हो या वाचनालय हो या अन्य आधुनिक सुविधाएं हो, उनको उपलब्ध नहीं है। तो इकौनी उच्च विद्यालय में जो कस्तूरबा विद्यालय है, वहाँ के साथ साथ पूरे औरंगाबाद जिले में अन्य जो विद्यालय हैं वहाँ पर विशेष ध्यान देने का मैं आग्रह करूँगा। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि अभी जिस प्रकार से बालिकाओं के ऊपर बिहार में खास तौर से पटना में नीट छात्राओं के साथ हुआ, एक हमारे जिले की भी लड़की थी, एक ये नहीं क्वेश्चन वो नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लिहाज से जो कस्तूरबा विद्यालय हमारे हैं उनमें बच्चियों की सुरक्षा और बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मामले में सरकार का क्या सोच है, क्या कथन है? अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य राजाराम सिंह जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के एक स्पेसिफिक स्कूल के बारे में पूछा है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा इस सत्र, इस क्वेश्चन आवर के बाद मेरे पास आए, सीधा हम बिहार सरकार से बात करेंगे और उनके साथ जो स्पेसिफिक समस्या उसको समाधान के रास्ता निकालेंगे। मैं विनम्रता के साथ उनको आश्वस्त करता हूं, उनकी चिंता की जाएगी। श्री मियां अल्ताफ अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं सिर्फ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से की नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस वक्त जो इनकी पोजीशन है, इन कस्तूरबा गांधी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ठीक नहीं है दो हवाले से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और दूसरी स्टाफ की कमी है। तो जिस मकसद के लिए ये आपने खोले थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इनके स्टाफ के लिए जहां जहां कमी है उसको ठीक करें, तब इनका फ़ायदा लोगों को हो सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य से निवेदन करूंगा, व्यवस्था ठीक है और बहुत बढ़िया करवाना चाहिए, आपकी अपेक्षा है, मैं भी उसमें से सहमत हूं। हम राज्य सरकारों को बार बार आग्रह करते हैं कि जो व्यवस्था हम लोग यहाँ से देते हैं उसको पूरा खर्चा करें, उसको त्वरित खर्चा करें, जितने स्टाफ रखनी चाहिए उनको रखनी चाहिए। फिर भी हमने इसको हर एक महीने में उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आपके सुझाव हम भी लेंगे आगे। श्री पप्पू यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से इसमें आप दिए हुए हैं जनजातीय, अनुसूचित जनजातीय, अल्पसंख्यक, आप शायद इनको आप दिखवा लें 1.2% भी आदिवासी दलित की बच्चियां हमारे कस्तूरबा विद्यालय में नामांकित नहीं होती और बच्चियां लगभग आपने कहा कि बच्चियां ज़्यादा अनुपात है जिसमें 8th 9th जाते जाते भारत की बच्चियां का आप एजुकेशन कोर्स देख लीजिए, वो 12th नहीं क्रॉस कर पाती है, पारिवारिक कारणों से हो, सामाजिक और आर्थिक कारणों से। मेरा आपसे मात्र आग्रह है कि क्या जो आदिवासी इलाका है, दलित इलाका है, जैसे सीमांचल है, पूर्णिया है, कोसी है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, गरीब इलाका है, बाहर जाते हैं, अधिक कस्तूरबा स्कूल जैसे धमधा है, बनमनखी है, अन्य जगहों पर क्या खोलने और विस्तारित करने के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है।
और बच्चियों की सुरक्षा आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके, बच्चियों की सुरक्षा पर ध्यान और क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान कैसे होगा, अनुसूचित और जनजाति और माननीय दलित मंत्री ST महोदय। SC की बच्चियां कैसे जाएगी, इस पर आपका क्या सोच है, ये आप बताने के धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य जी की तथ्यों को कहाँ से लाए उनको शायद कुछ विशेष मालूम होगा। मैं इस सदन के सामने ग्रॉस फिगर कोट करना चाहूँगा। 7.5 लाख बच्चियाँ, 7,58,288 बच्ची पढ़ते, उसमें SC बच्चे 2,06,297 और ST बच्चे 1,77,009 और OBC समाज के बच्चे 2,64,175, यानी लगभग 80% बच्चे, 75% बच्चे। जो इस योजना की मूल शर्त क्या था, एजुकेशनली बैकवर्ड इलाका में ही खोली जाएगी। ये तथ्य है, सदन को बेवजह बातों में गुमराह नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 श्री मुरारी लाल मीणा। क्वेश्चन नंबर 25। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल वित्त मंत्री जी ने बोला है कि छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय संस्कृत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में स्थित वीर श्रोमणी राणा सांगा ऐतिहासिक चबूतरा पांडुपोल, महाभारतकालीन स्थल, नारायणी माता मंदिर, पपलाज माता मंदिर, झाजरामपुरा, गोमुख जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित क्या किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण व मरम्मत सौंदर्यीकरण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि पर्यटन और संस्कृति दोनों को जिस तरह की प्रधानता माननीय वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट भाषण में की, निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग को, पर्यटन के क्षेत्र को उससे बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाले समय में मिलेगी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि ASI के माध्यम से जिन मंदिरों का उल्लेख उन्होंने किया, जिन महाराणा सांगा जो वीर शिरोमणि थे उनके स्मारक का उल्लेख किया, लेकिन ये जितने भी मंदिर और स्मारक जिनका उल्लेख उन्होंने किया है, ये कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं है और उसकी एक प्रक्रिया है सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में लाने की। देश भर में अनेक ऐसे स्मारक हैं जो राज्यों के द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन जिन मंदिरों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसमें से एक को छोड़कर बाकी कोई अभी स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है। एक बार वो उस तरह की लिस्ट में आने की प्रक्रिया हो, उसके बाद ही भारत सरकार उन पर किसी तरह का संरक्षण की गतिविधियों का या कार्य को जो है भारत सरकार ASI के माध्यम से कर सकती है। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने बोला कि उस लिस्ट में नहीं है, तो क्या ASI में लाने की इस प्रक्रिया को आप पूरी करेंगे? दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी राजस्थान के लोक संगीत, लोक संस्कृति के बारे में आप सब जानते हो, मंत्री महोदय भी जानते हैं। मेरा संस्कृति मंत्री से अनुरोध है कि पूरी राजस्थान विशेषकर दौसा क्षेत्र में मीणावाटी लोक संस्कृति, पद्दंगल, कन्या दंगल, सुड्डा दंगल जैसी पारंपरिक लोक कथाएं व लोक संगीत को मान्यता क्या दी जाएगी? आपने ये जो विशेष पूरी राजस्थान जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ इस संस्कृति से आपके प्रधानमंत्री महोदय भी जब मीणा हाईकोर्ट में गए तब अवगत हो चुके हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस यात्रा के तहत पूरी रात में उन्होंने लोग संस्कृति गीत सुने थे। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मान्यता दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से अपने क्षेत्र और विशेष रूप से मेरे प्रदेश राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न लोक कलाओं और लोक परंपराओं का उल्लेख किया और उन्होंने आग्रह और अनुरोध किया कि उनको किस तरह से मान्यता दी जा सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह से मान्यता देने का लोक संगीत को कहीं कोई भारत सरकार में या व्यवस्था में कोई विधान नहीं होता कि हम किसी लोक संस्कृति को या लोक गीत को या लोक संस्कृति की किसी विधा को जो है मान्यता प्रदान करें। हम उनके संरक्षण के लिए काम करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के ऐसी विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करती है
तो निश्चित रूप से जहां जिस तरह से इस तरह का विषय संज्ञान में आता है उसको हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, हमारे जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से उनको रीइंफोर्स करने, उनको रिजुविनेट करने, उनको वापस लोगों तक पहुंचे, उसके क्षेत्र में काम करने वाले जो है कलाकार और कलावंत हैं उनको संरक्षित करने और उस कला के वापस डिसेमिनेशन के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी ऐसी लुप्त हो रही कलाओं को वापस रीइंफोर्स करने के लिए हम जो है अपने रेपर्टरी ग्रांट प्रदान करके इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। इस तरह का प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जा सकता है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, though this question pertains to the National Cultural Fund, but with your permission, may I ask a broader policy question pertaining to culture? Now, India is a civilizational continuum which has evolved over the millennia. And there are various strains, various influences, various confluences which have gone into shaping the syncretic idea of India. My question, Mr. Speaker, sir, to the Honourable Minister through you is, does the government believe in the multicultural, multilingual, pluralistic, multi-ethnic ethos of India? And if it does believe that India is in fact a syncretic continuum of different confluences, what is the government doing to promote this very pluralistic idea of India? माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से कहीं संबद्ध नहीं है। उन्होंने बहुत विस्तृत जो है पॉलिसी मैटर पर प्रश्न किया, लेकिन आपकी अनुमति से मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। भारत की संस्कृति में निश्चित रूप से हजारों साल तक सभ्यतागत विकास हुआ। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस हजारों साल का जो विकास का क्रम था, उस विकास को क्रम को जानने, पहचानने, खोजने और समझने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, सामान्यतः एक्सकेवेटेड साइट्स को, चाहे दिल्ली के पुराना किला में जहां हम 7 जो है डिफरेंट ईरा को एक साथ में देख सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को साथ में देख सकते हैं, उससे की सभ्यता और आर्कियोलॉजी को एक साथ हम समझ सकते हैं। वो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ करने के बाद, साइंटिफिक स्टडीज़ करने के बाद में दुनिया भर में इस तरह की परंपरा है कि आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट को अबेंडन कर देते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिल करके उसको छोड़ दी जाती है, ताकि भविष्य में कभी कोई उसमें और अगर अनुसंधान करे तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वडनगर की आर्कियोलॉजिकल साइट को हमने एक एक्सपीरियंस जोन में गुजरात सरकार और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर के बदला, और उसका परिणाम यह था कि जो कोई भी वहां गया उसके मन में भारत के प्रति एक गर्व, भारत के इस उद्विकास के प्रति एक गर्व का भाव जो है वो समाहित हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक नई योजना देश नाम से जो दिया है, उससे एक नई योजना इस तरह की घोषित की है, जिसमें हम 15 संरक्षित ऐसे स्थल जहां एक्सकेवेशन हुआ है, जहां हम इस पूरी कंटिन्यूटी को एग्जिबिट कर सकें, लोग देख सकें, समझ सकें भारत ने किस तरह से जो है पिछले 10,000 साल की विकास यात्रा पूरी की है, उनको एक्सपीरियंस जोन बनाने की घोषणा की है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, जिसकी इस सदन की शायद हर पत्थर गवाह होगा, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सम्मान, इस विश्वास और विचार के साथ में काम करने वाले हम लोग हैं। हम सबका साथ करते हैं, सबको साथ लेकर के सबका विकास करते हुए और साथ में सभी धाराओं का सम्मान करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। देश के गरीब के घर में जाकर के वो किस जाति, संप्रदाय, समाज, पूजा पद्धति या राजनीतिक आस्था से जुड़ा है, उसको जाकर के देखेंगे तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां देखने को निश्चित मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, श्री चौहान रविंद्र बसंत राव। क्वेश्चन नंबर 26। माननीय मंत्री महोदय। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, कई बीमा कंपनियों के कुछ कर्मचारी अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि मिस सेलिंग अर्थात किसी बीमा उत्पादन को अनुचित रूप से विक्रय करना,
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा मिस सेलिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने संबंधी क्या उपाय किए गए। जहाँ तक बीमा क्षेत्र के विकास के लिए और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए IRDA का एक स्वतंत्र नियामक संस्था है। कंपनियों पर IRDA निगरानी रखती है और साथ में ग्राहकों की शिकायतों का वितरण भी करती है। साथ में IRDA की निगरानी में बीमा लोकपाल की भी व्यवस्था है और ऐसे जो कर्मचारियों का आता है वो IRDA के माध्यम से उन कंपनियों के माध्यम से कराया जाता है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, बीमा पॉलिसी बेचते समय बीमा कंपनियों के कर्मचारी क्लेम सेटलमेंट में प्रक्रिया के बारे में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के समय बीमा कंपनियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशो में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि IRDA के माध्यम से सारा ध्यान रखा जाता है, लेकिन जहाँ तक बीमा सेटलमेंट का बात माननीय सदस्य ने किया है, अगर आप देखें तो 24-25 में जीवन बीमा के तहत जहाँ 6,30,171 लोगों का बीमा सेटलमेंट हुआ है, साधारण बीमा में 1,06,777, स्वास्थ्य बीमा में 99,032, कुल मिला के 8,35,980 बीमा सेटलमेंट किया गया है। इसमें ये पूछ रहे अपील का प्रावधान भी है कि कोई सारा प्रावधान है IRDA के व्यवस्था में सब दिया गया है, लोकपाल का भी व्यवस्था उसमें। अच्छा, ठीक है। श्री सुधीर गुप्ता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि बीमा की विभिन्न योजनाएं जो 2014 के बाद प्रारंभ हुई, उसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसमें संचयी नामांकन 56 करोड़ हुआ है। ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि ये वित्त मंत्रालय ने एक बेहतर प्रबंधन दिया, पर मैं जानना चाहता हूं कि इसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंच बन सके, इस हेतु क्या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर स्तर पर इसकी फॉर्मेलिटीज पूर्ण हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहुंच बढ़ा सके, इसके लिए कोई प्रत्येक नागरिक को सुलभता से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज प्राप्त हो सके, इसके लिए कोई योजना बनाएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले बताया कि 2014 के बाद से यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम आदमी का कल्याण के साथ साथ उसकी बीमा भी हो सके, ऐसी तमाम योजना लेकर के हमारी सरकार आई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा, किसान के लिए भी बीमा लेकर के आई, ऐसे तमाम अन्य बीमा चीज़ों लेकर के आई। अभी सदस्य ने पहले बताया कि जहाँ तक जीवन ज्योति योजना का मामला बताया उन्होंने, वहाँ 26.32 करोड़ लोगों ने बीमा कराया है, नामांकन किया, जिसमें 50% महिलाएं हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री सुरक्षा में माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि 56.15 करोड़ लोग नामित हुए, जिसमें 50% महिलाएं हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि इसको प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम व्यक्ति तक को इसको बीमा को पहुँचाने का काम किया जाए। श्रीमती महुआ मोइत्रा। Thank you, sir. Thank you. I've got a question for the Honourable Minister, who is also here. Following the question my colleague asked on the question of general insurance and especially medical insurance. So the Minister mentioned that of the complaints made to the IRDA through the Bima Bharosa, he said most of them were in the life insurance and 99,000 claims have been settled via this portal in the field of medical insurance. Now, sir, all of us, every single one of us here, have parents or relatives who have gone through small surgical procedures at private hospitals, and for the sum of 3 lakhs, 4 lakhs, under 5 lakhs, sir, they either try and do excessive delay in paying the money or they try and curtail the amount. The attitude is how not to pay the money. And apart from going to a consumer forum, which is a very lengthy process for most of us, the Bima Bharosa portal does not work. I mean, in a country of our size, the very fact that only 99,000 claims have been processed, I think if we add all of us together, only we would get to 40,000 claims. So 99,000 claims. So, sir, can you do something to make it a little more stringent? Thank you. अध्यक्ष महोदय,
जो हमारा इरडाई के द्वारा शिकायत निवारण तंत्र है, जो माननीय सदस्य ने कहा कि बीमा भरोसा पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है, उसके अलावा भी पीएमओ पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल भी है, सीपी ग्राम्स भी है, सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, इरडा का एकीकृत शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इन सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को नियमित मॉनिटरिंग भी होती है और इसके अलावा बीमा ओम्बुड्समैन भी है, जहां पर ग्राहक शिकायत निवारण संतुष्ट न होने पर अपील भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर रामजी लाल जी। माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीमा के नाम पर पंजाब पीएनबी, मेटलाइट, स्टेट बैंक, मेटलाइट करके कंपनियां काम बीमा का कर रही हैं और आम जनता ये समझकर कि ये पंजाब नेशनल बैंक का शाखा है और उसमें बीमा कराती हैं और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी, विशेष रूप से मैं अपने जिले का, अपने क्षेत्र का टांडा में पंजाब नेशनल बैंक में लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने पीएनबी मेटलाइट के अंतर्गत पैसा जमा किया और उसका धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह के जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था करने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि इरडाई द्वारा इसकी सारी व्यवस्था तमाम तरीके हैं, लेकिन माननीय सदस्य के अगर क्षेत्र का कोई विषय है, स्पेसिफिक कोई होगा तो बताएंगे, मैं दिखा लूँगा। क्वेश्चन नंबर 27 डॉक्टर मोहम्मद जावेद। माननीय मंत्री महोदय, की पटल पर रखा जी। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। सर, राइट टू एजुकेशन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, ये सोच के कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वो भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हमारा पहले का जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि ओवर 1 लाख स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव क्लोज्ड इन द लास्ट 5 years, जिसमें 1.35 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। और ये जो स्कूलें बंद हुई है सर, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में या जहाँ एससी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बंद हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि क्या ये जो क्लोजर कराया गया है और इतने बच्चे जो बाहर हैं स्कूल से, उनको क्या असेसमेंट किया उन्होंने जो स्कूल बंद किया इन्होंने, और अगर तालीम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो यहाँ तो पढ़ाई का साधन ही बंद हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो बंद हुए हैं सर, ये कब तक चालू करेंगे और एडिशनल, चूँकि आबादी बढ़ रही है तो और एडिशनल स्कूल्स कब देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे सर? थैंक यू सर। अध्यक्ष जी, शिक्षा ज्योति दायित्व में रहने वाला दुनिया है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्कूल शिक्षा, स्कूल कितने खुलेंगे, कितने चलेंगे, इसकी दायित्व राज्य सरकारों की है। अभी जो यूडाइस की पोर्टल में हमारे पास जानकारी है, देश में अभी 10,13,332 स्कूल हैं। ये अभी देश को, भारत सरकार को स्कूल खुलवाना नहीं होता है या बंद नहीं करना होता है। भारत सरकार अपने एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क दे, पढ़ाई क्या होगी उसके लिए कुछ वित्तीय मदद भी करती है, लेकिन स्कूल कहाँ खुलेगा ये राज्यों की अधिकार की विषय है, वो अपना अपना रेशनलाइजेशन करते हैं। बाकी एक विषय रहा कि बच्चे कितने बाहर गए, ये तथ्य शायद उनके पास जहाँ से आती है। सब इन दिनों में एंटायर डाटा डिजिटलाइजेशन हुई है इस देश में। जो आरटी के बाद बहुत जगह पे कुछ राज्यों में थोड़ा बढ़ चढ़ के नंबर आरटी रिम्बर्समेंट के लिए बनाई जाती थी, लेकिन इन दिनों में हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जब हम लोगों ने विद्या समीक्षा केंद्र यूडाइस को डिजिटलाइज करवाया, आपार आईडी बनवाया, तब कुछ राज्यों में, कुछ इलाका में सही जानकारी आ रही है। इसमें से कुछ रेशनलाइज करते करते नंबर ऊपर नीचे दिखना है। ऑनरेबल सदस्य। थैंक यू सर। सर, एक उसी से ताल्लुक़ रखने वाला मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है सर, जिसके बारे में आपने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन
12-13 साल होने के बावजूद भी एएमयू किशनगंज में अभी तक फंड नहीं दिया गया। कई मरतबा पिछले 7 सालों में आपके इजाज़त से क्वेश्चन भी किया, कई मरतबा माननीय मंत्री जी से भी मिला। तो मैं जानना ये चाहता था कि अभी सामर्थ पोर्टल में आपने कहा कि उसमें डलेगा तभी आपको टीचिंग नॉन टीचिंग मिलेगा, तो अब ये कब तक मिलेगा या नहीं क्यों मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इज़ इट बिकॉज एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? अगर ऐसा है तो आप बीएचयू खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। हम तो डिप्राइव इतने हैं कि किसी भी धर्म का खोल लीजिए आप, लेकिन हमें एएमयू का जो पैसा है इसको कब तक रिलीज करेंगे और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे? थैंक यू सर। जी, ये प्रश्न मूलतः स्कूल विभाग की है। आदरणीय सदस्य हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में प्रश्न पूछने, अभी मेरे मित्र ओएससी जी भी आए थे, उनको वहाँ अच्छा समर्थन भी मिला है। उन्होंने भी एएमयू के बारे में मेरे सामने कुछ विषय रखा है, उसकी सही समय में चिंता किया जाएगा। श्री भजन, सही समय तो कभी भी आ सकता है। श्री भजन लाल जाटव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जो कि उन्होंने 1 करोड़ के आसपास तो स्कूल पूरे देश के अंदर बंद कर दिए, और अकेले राजस्थान के अंदर जो 1,23,24 के अंदर 1,07,757 स्कूल थे, आज 24-25 के अंदर 24-25 के अंदर 1,63,6,302 स्कूल हैं। तो तकरीबन 1500 स्कूल 1 साल के अंदर आप लोगों ने बंद कर दिए, और देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, और एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा मंत्री अध्यक्ष जी का मत मान दो। एक तो आदरणीय सदस्य जी ने कहा कि देश में 1 करोड़ स्कूल बंद हो गए। अध्यक्ष जी, कुल मिला के देश में मैंने पहले भी बताया 10,13,000 1 करोड़ नहीं 1 लाख बता रहे थे, पर लेकिन राज्य सरकार का विषय नहीं तो इसको राज्य सरकार विषय, लेकिन अच्छा नहीं अध्यक्ष जी, आप अनुमोदन जिस समय के बाद जहाँ से जाटव जी जिस पार्टी से आते हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार उन दिनों में राजस्थान में था जब स्कूल बंद हो रहे थे, थोड़ा वहां जा कस करके पूछ लेते। श्री मणिकम टेगोर। थैंक यू सर। सर आई वांट टू बयानबाजी नहीं, हर वो सरकार जहाँ स्कूल में बच्चे कम हो गए सब जगह स्कूल बंद हुए हैं, ऐसा नहीं है। 14 साल से वेट कर रहे हैं सर विरुद्धनगर सर I want to be specific to Honorable Minister, sir. Virudhunagar District Administration follows a structured real-time monitoring mechanism using a state government's common digital platform that identifies students absent more than 2 weeks in a school, sir. Periodic school dropouts list are being generated and cases has been distributed among the district level officers from the district magistrate to the tahsildars, fixing clear individual responsibilities. Assigned officers personally visit the children's homes, interact with the parents, guardians, identify reason for their dropouts, sir, and facilitate their re-enrollment. Officers remain accountable until the child is brought back to school, ensuring follow through rather than mere reporting, sir. This field-based ownership-driven model has shown positive outcomes in reducing dropouts in the district and preventing children early exposure to antisocial and vulnerable situations. I request, sir, to clarify whether the Honorable Minister has taken note of this study and is there any, whether he can study this model, and the model is a low-cost and scalable model and replicable and may be considered to adoption across this country to strengthen the school retention and achieve universal education goals, sir. Thank you, sir. Sir, many states has adopted their own unique model, like my dear friend Manikam Tagore quoted the Virudhunagar model. He said it might be a good model. Certainly, I will look into that. Many states have adopted unique model to improve the dropout, to face the challenge of dropout issue. And the pan-India level, Government of India is giving allocation, giving fund to develop Vidya Samiksha Kendra to monitor the last mile students in the classroom. This is a good model. Many states are adopting such good models. Question number 29,
श्री उम्मेदाराम बेनीवाल। माननीय मंत्री महोदय। सदन की पटल पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे क्वेश्चन के जवाब में बताया कि लगभग 10 से 15% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 12th तक, लेकिन सारी गणना की जाए प्राइमरी से लेकर 12th तक तो लगभग 20% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और इसमें स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी और खराब स्वास्थ्य बताया गया है। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि खराब स्वास्थ्य को ठीक करने और गरीबी उन्मूलन के लिए आपने बच्चों के लिए क्या उपाय किए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि स्कूल शिक्षा मूलतः राज्य सरकार की दायित्व में रहने वाला दुनिया है, लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट एक राष्ट्रीय चुनौती है। धीरे धीरे उसको आज प्राइमरी लेवल पे इसकी 70% GR हो पाती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, ये 8वीं तक जाते हैं, फिर 10वीं तक जाते हैं, 12वीं तक तो वहाँ ड्रॉप आउट होती है। इसके कई कारण है। भारत सरकार अपने समग्र शिक्षा योजना में एडिशनल क्लासरूम, पोषण योजना, KGBB, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल, विशेष करके इस प्रकार की अनेक उपक्रम को, अनेक इनिशिएटिव को लिया है, जिसमें बच्चे स्कूल में रहें और पढ़ाई की काम पे लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को जॉयफुल करने के लिए जो अभी हम लोगों ने PM श्री स्कूल की उल्लेख कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की उल्लेख कर रहे थे, ये सभी इनिशिएटिव, सभी प्रयास उसी दिशा में स्कूल में ज़्यादातर बच्चे रहें, लेकिन प्राइमरीली हर एक राज्य की अनेक अपना अपना मॉडल है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। ऑनरेबल मेंबर। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जर्जर स्कूल के भवन होने की वजह से कितनी स्कूलें मर्ज कर दी गई है और मेरे संसदीय क्षेत्र में आवासीय स्कूलों के अंदर क्या क्या शिकायतें आई है और उनको निवारण के लिए क्या उपाय किए गए? अब आपके संसदीय क्षेत्र में क्या शिकायत हो, मंत्री को राज्य के मंत्री से पूछना। अध्यक्ष जी, आपने सही संरक्षण दिया है, लेकिन मैं एक जर्जर स्कूल के बारे में बात आपके सामने कहूं। आपने ही एक बार खुद चिंता जताई थी आपकी गृह राज्य में इसकी कैसे सुधार हो। आप ही के सामने हम भारत सरकार के उच्च अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ के एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। समग्र शिक्षा के तहत उनकी जो अनुदान है, विशेषकर राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आपके निर्देश से उसको विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जा रही है। श्री राजकुमार रोत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं जिन विषय को उठाना चाह रहा था आप मंत्री जी ने बता दिया है, लेकिन प्रश्न के जवाब में जो आया कि स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी, बीमारी, बच्चों के घरेलू कार्य होने की वजह से स्कूल छोड़ा जा रहा है। मतलब ड्रॉप आउट बच्चे व बच्चे के परिवार की समस्या है, लेकिन सरकार की ओर से कोई समस्या नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भौतिक विद्यालयों के अंदर भौतिक असुविधा के कारण बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं? क्या ये सच्चाई सरकार स्वीकार करना चाह रही है? राजस्थान के अंदर झालावाड़ बड़ा हादसा हुआ, छत गिर गई, बच्चे मर गए। आज राजस्थान के अंदर हजारों स्कूलें PS और UPS स्कूलें सीनियर में मर्ज कर दी, जो 5-5 किलोमीटर तक की दूरी, और इस वजह से आज बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो क्या सरकार भौतिक सुविधा कराने की मंशा रखती है? मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये विषय सभी के दायित्व में होती है। बच्चे स्कूल में आए, अभी जैसे आदरणीय मानिकम ठाकुर जी ने एक मॉडल बताई, इससे समाज की दायित्व होनी चाहिए बच्चे स्कूल में रहे। इसको एक कई विषय है, इसकी फिजिकल चैलेंजेस है, दूरी है, विशेष करके जो विषय उल्लेख किया गया है, गरीब तबके के घर के बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अनेक राज्यों में इसके बारे में अनेक अच्छा उपक्रम किया गया है। एक राष्ट्रीय आंदोलन में आपके माध्यम से अपील करूंगा, सभी माननीय सांसद अपने कम से कम चुनाव क्षेत्र में बार बार घूम के बच्चे स्कूल आए, इस प्रकार की दायित्व में लगनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 30 सर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट चिंता व्यक्त की है कि देश में डेवलपमेंट कार्य के लिए नियम है, लेकिन डेमोलिशन एक्टिविटीज़ के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर फेंका गया मलबा, जो डेब्रीज है, PM10 प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बन गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सरकार मैंडेटरी डेमोलिशन परमिट
की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है क्या, जिसमें मलबा निस्तारण की पूर्व योजना अनिवार्य हो और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए निजी बिल्डरों, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कंपलसरी किया जाएगा कि वे अपने निर्माण कार्यों में स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से अभी हाल ही में 2 रूल्स जारी किए हैं। जो सबसे पहला विषय है वो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का है और हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट के कारण काफ़ी जो मलबा है वो पड़ा रहता है, उसका रीयूज़ भी नहीं होता है। हाल ही में इस महीने में हमारे मंत्रालय के द्वारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स को जो है वो जारी किया गया और जो दूसरा विषय है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी अब हमारे ड्राफ्ट रूल्स लागू होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 20,000 मीटर की जो ये रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से जो कचरा होता है या जो 100 किलो कचरा उत्पादन होता है या 4,000 लीटर से ज़्यादा जो वाटर वेस्ट है उनको सबको इसको रिसाइकल करके देना होगा। उसके प्रावधान मंत्रालय की वेबसाइट पे भी है, माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंपा फंड के अंतर्गत 84,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन सुदूर वनों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, जिसका लाभ प्रदूषित शहरों के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल पाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कैंपा नियमों में संशोधन करेगी, इस राशि का एक निश्चित भाग नॉन अटेनमेंट शहरों के भीतर मियावाकी मेथड से अर्बन माइक्रो फॉरेस्ट विकसित करने के लिए आरक्षित करेगी, ताकि कंक्रीट के जंगलों के बीच में ग्रीन स्पेसेस का डेवलपमेंट हो, जिससे प्रदूषण कम हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हरित आवरण को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है और इस हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कैंपा की राशि का भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने विषय रखा था कि नगरीय क्षेत्रों में इसके लिए क्या प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में हमने नगर वन का प्रोविज़न किया है। मंत्रालय को अगर नगर वन का प्रस्ताव भेजा जाता है तो कैंपा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगर वन के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। इसको नमो वन के नाम से भी अब हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। देश में लगभग 300 से ज़्यादा नमो वन हमने बनाने के कार्य किए हैं। अगर कोई माननीय सदस्य के और किसी भी सदस्य के, यहाँ बैठे हुए सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि अपने संसदीय क्षेत्र का कोई प्रस्ताव अगर वो राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा कराएंगे तो हम सब मिलकर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे कैंपा के अंतर्गत। श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, धूल बैठने के नाम पर हम टैंकरों से लाखों लीटर साफ पानी सड़कों पर बहा रहे हैं। ये तरीका न केवल खर्चीला है बल्कि पूरी तरह से बेअसर भी है, क्योंकि धूप निकलने की पानी सूख जाता है और धूल फिर से उड़ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया भर में ऐसे 10 प्रेजेंटेंट यानी विशेष लिक्विड इस्तेमाल होते हैं जो हवा से नमी को सोख कर धूल को घंटों तक दबाए रखते हैं। मेरा प्रश्न ये है, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये ऐसे सुरक्षित और इको फ्रेंडली केमिकल की कोई नामक सूची, स्टैंडर्ड लिस्ट तैयार की है और क्या सरकार नगर निगमों को यह सख्त निर्देश देंगी कि वे बहुमूल्य पानी की बर्बादी बंद करें और इस वैज्ञानिक विकल्पों का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। महोदय, एनकैप के अंतर्गत हम लोग इस पे धूल नियंत्रण के लिए सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने की बात करते हैं। सिटी स्पेसिफिक प्लान का अर्थ ये है कि आपके क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से आप ग्रीनिंग का कार्य करें। मुझे लगता है इसका एक अच्छा उदाहरण हमने कई शहरों में किया है कि जो झाड़ियां हैं, बुशेज हैं, उनको लगाने से नियंत्रण है। दूसरा जो छोटी बस्तियां हैं वहाँ पर अंतिम छोर तक उसको पक्का करने की व्यवस्था है, पेड़ लगाने की व्यवस्था है। सिटी स्पेसिफिक प्लान के अंतर्गत इस कार्य को किया जाता है और उसके साथ ही साथ आज के समय में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, इस धूल पर नियंत्रण के लिए जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग है उसके लिए भी हम लोग सभी राज्यों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एनसीआर रीजन में भी हमने जितने भी कॉरपोरेशंस हैं उनको मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया, जिससे धूल पर नियंत्रण प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 श्री बस्तीपति नागराजू। क्वेश्चन नंबर 31 सर। मान Respected Speaker sir, another important aspect to ensure the growth of talent in India's infrastructure
The Sports Authority of India Center in Kurnool has the foundational infrastructure, but lacks of essential amenities and modern training facilities for developing young talent. Sir, a key proposal is the laying of a 400-meter synthetic athletic track with 6 lanes at Adoni town in Kurnool district. In the year of 2021 to 22, the proposal is already submitted to the ministry. In this regard, considering the increased allocation to the sports ministry in the current budget, I would like to ask the minister whether this project will be approval for the development of sports ecosystem in Kurnool. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खेलो इंडिया सेंटर के बारे में प्रश्न पूछा है। देश में कुल मिला के 1067 खेलो इंडिया सेंटर है। खेलो इंडिया सेंटर पर लोकल स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें से जो टैलेंट निकलती है, ये टैलेंट को वहाँ से आइडेंटिफाई करा जाता है और उसको नर्चर करा जाता है। और हर स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टेट में जो आइडेंटिफाई टैलेंट है उसको वहाँ रखा जाता है, नर्चर करा जाता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, एक स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उसको खेलने के लिए विशेष तालीम दी जाती है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अश्विनी वैष्णव। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the detailed demands for grants, Hindi and English versions of the Ministry of Railways for the financial year 26-27. Item number 3, Sri Gajendra Singh Shekhawat. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 4, Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Education, as mentioned against the name of my colleague Sri Jain Chaudhary, as per the today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 5, Sri Pankaj Chaudhary ji. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 6, Sri Shobha Karandlaje. अध्यक्ष जी, आज का आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। Item number 7, Sri Kirti Vardhan Singh. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. Item number 8, Srimati Raksha Khadke. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper as shown against my name at serial number 8 in the today's revised list of business. इसको रक्षा खड़ से कर देना। Item number 9, Sri Sukant Majumdar. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 of today's revised list of business. Item number 10, Sri Kiren Rijiju ji. अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Item number 11, Sri Kiren Rijiju ji. Sir, I rise to move the following: that this House do agree with the 13th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 29th January 2026. प्रश्न है कि सभा 29 जनवरी 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरुद्ध में ना कहें। मेरे विचार में
निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित हुआ। हर बात में ना कहने की आदत है क्या? माननीय संसद सदस्यों, गंभीरता से हाँ या ना किया करो, पूरी बात को सुना करो। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की है, मैं उन सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 13, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, श्री सर्बानंद सोनोवाल। Respected Speaker, sir, I beg to move the following: that an address be presented to the President in the following items: that the members of the Lok Sabha assembled in these sessions are deeply grateful to the President for the address which she has been pleased to deliver to both houses of the Parliament assembled together on January 28, 2026. Sir, I realize that when I am asked by my party to move the motion of thanks to the President's address, it is a matter of immense honor and rare privilege that has been bestowed upon me. Speaker, sir, the address of the Honorable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter century when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat. A decisive quarter centuries when an ambitious... एक सेकंड। माननीय सदस्य, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपने अपने आसन पर विराजें, बातचीत न करें। Speaker, sir, a decisive quarter century when an ambitious nation races ahead towards self-reliance and Atmanirbhar Bharat. Speaker, sir, it is noteworthy to mention certain important facts regarding the recent President's speech. It was delivered by the first ever President of India belonging to the Adivasi community. It was delivered by the second ever Mahila President of our nation. Most importantly, it was delivered by the youngest Indian to become the President of a nation with the largest youth population in the world. These are not a string of happy coincidences. These are the manifestation of a great nation on the move towards regaining its past glory, our ancient virasat. These are the deliberate and decisive strategy of the largest democracy of the world on its journey towards a fair, equitable, and free society. The President's address was all-inclusive and provided an inspiring vision for the future of our nation. It showcased our government vision for social justice, inclusive growth, and its firm commitment towards building a Viksit Bharat. As a member of the tribal community from the northeastern state of Assam, I feel extremely proud about the inclusive and equitable opportunity of growth and development granted by this government to each and every
member of our society, whether they be Dalit, Adivasi, Garib, Mahila, Yuva, or Annadata. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas is not merely a slogan, but a guiding principle put to practice every moment by this government. Honorable Speaker, sir, the idea of our nation as a strong, self-reliant, developed nation is taking shape and decisively. Few centuries ago, India had drifted far from its golden era. Foreign invasion, plunders, exploitative colonial policies had left the country suffering with poverty and hunger. Sahitya Samrat Bankim Chandra Chattopadhyay invoked the vision of a prosperous India, driven by his belief that no matter how great the challenges, India could revive its golden age. And thus he gave the clarion call, Vande Mataram. This is the essence of Vande Mataram, Ma Bharati, the eternal idea of India. This century would be known as Ma Bharati's centuries of inclusion. This century would be known as Ma Bharati's century of equitable justice. This century would be known as Ma Bharati's centuries of Vikas. This century would be known as Ma Bharati's century of Atmanirbharta. Honorable Speaker, sir, the Honorable President address to the Parliament is not merely a recounting of governmental achievement. It is a powerful narrative of a resurgent civilization marching confidently towards its destiny under the leadership of visionary Prime Minister Sri Narendra Modi ji. To understand this address, one must understand context. Before 2014, during Congress-led government, India suffered from policy paralysis, corruption-driven governance, delayed project, disconnected region, and worst of all, low national self-confidence. After 2014, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, India shows decisive leadership. Since 2014, India has embarked upon a journey of rapid growth and all-round progress with particular emphasis on Baba Saheb Ambedkar's ideal of equality and social justice. A new way of good governance has swept the nation since 2014. Clarity and decisiveness are the hallmark of governance today. The soaring vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have placed the nation at an inflection point for speedy development and prosperity. Policies once considered impossible are now changing the socio-economic landscape of our nation. From being a part of the fragile 5 economies of the world in 2014, we have today, in 11 years of rapid growth, become the 4th largest economy of the world. Modi hai to mumkin hai. Honorable Speaker, sir, today India is the 4th largest economy in the world. This did not happen by chance. It happens because of politically strong will, economic clarity. We are now confidently marching towards Viksit Bharat. India remains the fastest growing major economy despite global crises like pandemic, conflict and supply chain disruption. The address highlighted historic tax reform, the exemption of income tax up to 12 lakhs, and next generation GST reform, which have saved citizens 1 lakh crore. Inflation, which used to about 9% and one stage even crossed double digit during the UPA regime, fell to a remarkable 4.6% in the fiscal year of 2024-25. Earlier government used crisis as excuses. This government used crisis as a catalyst. Honorable Speaker, sir, Digital India is not about apps. It is about empowerment. Speaker, sir, 44 lakhs crore transferred directly through DBT and 25 crores people lifted out of multidimensional poverty
and nearly half of the global digital transaction happening in India, and UPI becoming a global benchmark. Earlier, file moved slowly, money leaked fast. Now, under NDA regime, file moved digitally, money reaches beneficiary directly. Honorable Speaker, sir, social justice for this government is not about slogan. It is about dignity, delivery, and direct access. For employment and development in rural area, a law named Viksit Bharat G has been enacted. This new law will ensure 125 days of guaranteed employment in villages. At the same time, it will ensure stopping corruption and leakages, for which government has been making efforts since long. More than 4 crores Pakka houses have been constructed for the poor, giving not just shelter, but security and self-respect. More than 12.5 crores households through the Jal Jeevan Mission now have tap water connection, transforming health, hygiene, and daily lives of women. Sanitation coverage has been expanded on an unprecedented scale, ensuring that dignity is no longer a privilege. Through Ayushman Bharat, crores of economically vulnerable citizens now have access to free quality health care and without fear of catastrophic expenditure. The focus on the marginalized, whether through the PM Janman scheme for our tribal brothers and sisters or the establishment of Ekalabya Model Residential School, demonstrate that our democracy is delivering for those who need it the most. Equally inspiring is the emphasis on Nari Shakti with the empowerment of over 2 crore Lakhpati Dedis, women from self-help group who have crossed the thresholds of poverty to become symbol of prosperity. Honorable Speaker, sir, at this juncture, I am compelled to contrast the era of transformation we witness today and with the dark decades of despair that preceded it during the UPA regime. During the previous Congress regime, our nation endured an era defined by scam and scandal, be it the 2G Spectrum scam, the coal scam, and the Commonwealth Games scam. This episode drained the exchequer and tarnished India's global image. Corruption was rampant. Middlemen dictated the destiny of the poor. In sharp contrast today, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, India has entered an era of integrity and empowerment. Honorable Speaker, sir, as a proud son of Northeast, I now stand before you to recount the remarkable journey of transformation that our nation, particularly in the Northeastern region, has witnessed over the last 11 years under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Every morning, India awakens in dawn, a small town in the northeast that greets the nation with its first sunrise. Yet, for decades, this very region remained in darkness, neglected and ignored, especially by successive Congress governments that ruled at the center for nearly 6 decades. Earlier, Congress party always used to take the Tea community in Assam for granted. They were only honored with pair of dhoti and kambal, that is blanket. But our beloved Prime Minister Modi ji has given highest respect to the emotion and sentiment of our brother and sister of tea garden. साई बागान की हमारे मजदूर भाइयों को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से इज्जत दी है, जिस हिसाब से उनके विकास के लिए मदद की है, ये ऐतिहासिक कदम है और इसलिए हमेशा हमारे देश इस बातों के लिए याद रखेगा, क्योंकि जो व्यक्ति गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, जो मेहनत करते हैं, जो गरीबों के लिए कार्यक्रम लाते हैं और गरीबों के लिए सामाजिक न्याय के लिए मजबूत कदम उठाते हैं, वही है मैसिया ऑफ द पुअर पीपल. This is what Honorable Prime Minister is doing in the last 11 years for the people of Northeast and people of the country. Today,
Who thought that one day the narrow roads within Tea Garden will be constructed? Pregnant women will be receiving ex gracias. Today, model schools have been constructed under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Bank account have been opened for every tea garden worker for direct benefit transfer. Earlier, continuing the colonial practice during the Congress regime, my dear workers have said that Darmaha Jhukek Jaboi. Sir, during that time this tradition ऐसा था कि तनख्वाह लेने के लिए ऐसे झुकना पड़ता था और आज हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के जरिए बैंक का अकाउंट असम के अंदर 8 लाख हमारे चाय बागान के मजदूर भाइयों के लिए वो व्यवस्था की गई है, जिसके वजह से आज उनकी तनख्वाह थ्रू डीबीटी के जरिए 100% इज्जत से मिलता है। Earlier, continuing the colonial practice during the Congress regime, they had to suffer a lot today. Today, particularly, we all know that the more than 12 crores tribals living in the country, and Honorable Prime Minister, for the first time in the history of 70 years of Indian independence, in memory of the great Bhagavan Birsa Munda, the Janajati Gaurav Divas has been celebrated across the country. So this is a great honor to the tribal people in the country. And that is how Honorable Prime Minister is always working hard day and night for the upliftment of the status of the backward people in the country. And I believe that is why he has been successful lifting the more than 25 crores poor people from the poverty line. So this is the historic milestone, and he has created because of his good governance, because of his honesty, because of his commitment, because of his Rashtra Bhakti. Speaker, sir, the Honorable Prime Minister has rediscovered the unsung hero of our country, whose effort in shaping our nation's destiny has been totally forgotten during Congress regime. During our time, the nationwide celebration of Bhagavan Birsa Munda birth anniversary has started. Honorable Speaker, sir, unlike BJP, for Congress, development is always measured against electoral arithmetic. Because of the Northeast carried fewer parliamentary seats, Congress used to cast aside aspiration of the Northern region. As a result, since independence, the people of the Northeast were compelled to fight for their identity, for their existence, and for their survival. A struggle born of indifference and apathy of successive Congress governments who ruled the country for over 6 decades. Honorable Sir, we all know that during the partition era, several top Congress leaders, most notably Jawaharlal Nehru, initially accepted the cabinet mission plan of 1946, which proposed grouping this region with East Bengal, later East Pakistan, disregarding the strong opposition of the people here who feared losing their distinct identity. It was Mahatma Gandhi who stood firm, urging Gopinath Bordole to launch a satyagraha to safeguard Assam interests. That episode left a deep wound in the heart of our people, a wound